हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, हम अभी तक अम्ल और क्षार के भाग 6 तक बात कर चुके हैं, जिसमें हम आपका खाने का सोडा और धावन सोडा दोनों को कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और लास्ट आपका लवर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप पीओपी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जो नॉर्मली आपके घरों के पेंटिंग के बाद आपके घर में किया जाता है, उसको घर को सजाने में किया जाता है। या इस तरीके से समझिए कि जैसे किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है बच्चों, इसमें भी जो नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका अणुसूत्र, साधारण नाम, साधारण नाम की बात आप कहा जाता है रासायनिक नाम, जिसको इंग्लिश में बच्चों बोलेंगे केमिकल नेम। लास्ट में इसका आ जाता है अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बच्चों, जो कॉमन चीजें पूछी जाती हैं, तो इसके अगर अणुसूत्र की बात कर दें तो जो इसका अणुसूत्र होता है वो आपका होता है CaSO4 1/2 H2O। अगर इसका साधारण नाम की बात करेगा तो इसका साधारण नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसका साधारण नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम की बात कर देगा बच्चों तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है बच्चों, अणुभार अगर इसकी बात कर दें तो इसका अणुभार होता है आपका 136.134। इसका अणुभार होता है बच्चों 136.134। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अगर पूछ लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है तो आपका क्या होगा CaSO4 1/2 H2O। ठीक है बच्चों, अगर इसका साधारण नाम पूछ लेता है तो इसका नाम क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है तो इसका नाम क्या होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है, मतलब आधा, हेमी हाइड्रेट। और इसके बाद अगर पूछ लेता है अणुभार क्या होगा तो इसका अणुभार जो आएगा वो आपका आएगा 136.134। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि की। चलो बच्चों, बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। अब देखो बच्चों, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। इसका रिएक्शन जो है बच्चों, इसका रिएक्शन क्या होगा, आपका जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अब इसको देखो बच्चों, इसको गर्म कर दो, इसको गर्म कर देते हैं कितने टेम्परेचर पर 120 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट कर दो, जब इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पे बनता है SO4 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O।
3/2 H2O क्या कर जाता है, उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये आपका जिप्सम का सूत्र है, ठीक है बच्चों, और ये आपका है पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, और ये है बच्चों आपकी बनाने की विधि। तो हमेशा याद रखिएगा बनाने की विधि में क्या होगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करेंगे तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करता है, निर्माण करता है, जो कि रिएक्शन बच्चों आपका ये सामने है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण की। अब इसके भौतिक गुण की बात करते हैं तो इसके दो ही भौतिक गुण होते हैं। पहला है आपका यह श्वेत रंग का चूर्ण होता है। दूसरा है बच्चों यह जल में अविलेय होता है। ये क्या होता है आपका, जल में अविलेय होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण की। अब बात कर लेते हैं हम आपकी, अब बात कर लिया जाए रासायनिक गुण की। अब देखो बच्चों इसका जो रासायनिक गुण है उसका सबसे पहला रासायनिक गुण है उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। इसका है बच्चों इफेक्ट ऑफ हीट, कि गर्म करने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को या जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस ताप के आसपास गर्म करते हैं तो उसमें से जल बाहर निकल जाता है। चलिए बच्चों आपका पहले लेते हैं हम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 1/2 H2O, इसको हीट कर दो। ठीक है, वही लगभग आपका 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पर। तो यहां पे ये बन जाता है CaSO4 और प्लस 1/2 H2O। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पर इसकी जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह पर आप ले लो जिप्सम को, उसको भी लगभग इतने टेम्परेचर पर ही गर्म कर दो, तो देखो बच्चों क्या होगा फिर से कि यहां पर बनेगा CaSO4 + 2H2O। ठीक है बच्चों, अब यहां से प्राप्त आपका मृत इसलिए बोलेंगे बच्चों क्योंकि इसमें से जल का अणु क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। प्राप्त कैल्शियम सल्फेट को पुनः गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस रूप में बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, आप इसको फिर से ले लो आपका कैल्शियम सल्फेट को, चाहे उस ऊपर वाले में से चाहे नीचे वाले में से, जिसमें से आपकी इच्छा करे, दोनों में से कोई भी ले लो। तो यहां पर देखो CaSO4 है, इसको हम फिर से हीट कर दे रहे हैं। आपका जब इसको फिर से हीट करते हैं तो ये बन जाता है CaO+। ठीक है बच्चों, और साथ में बन जाता है SO2। ठीक है बच्चों,
एक गैस के फॉर्म में ऊपर की तरफ निकल जाता है और साथ में निकल जाता है आपका यहाँ से O2 भी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसकी संख्या आपकी कितनी हो गई, 2 4 और 1 के 5, यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं तो कैल्शियम की संख्या 2 हो जाएगी, इसकी संख्या यहाँ पे सल्फर की संख्या 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 से कर दो तो 2, देखो इसकी संख्या 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 से करो, 2 दूना 4 2 और यहाँ पर 2, ये आपका हो जाएगा रिएक्शन, आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पर गर्म करने का प्रभाव पूछ ले या हीट का प्रभाव पूछ ले तो क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिएगा, उसमें से जल के अणु क्या कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और साथ में आपका मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, और उसको फिर से यानी कि कैल्शियम सल्फेट को पुनः गर्म कर दोगे तो आपका यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस आपको प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसके दूसरे रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जल के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ वाटर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः या पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो, जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका फिर से जिप्सम प्राप्त होता है। देखो बच्चों, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 1/2 H2O और इसके पूरे करवा दो 3/2 H2O के साथ। जब इसके पूरे 3/2 H2O के साथ करवाएंगे तो ये फिर से आपका बना लेगा CaSO4 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2H2O। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका POP, इस चीज को लिख सकते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ पे क्या बना लिया आपका, फिर से इसने जिप्सम बना लिया। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए इसमें कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, आपको नॉर्मली याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की। पहला उपयोग, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, पहला उपयोग इसका। दूसरा, मूर्ति, खिलौने एवं घर के सजावटी सामान बनाने में। ठीक है बच्चों, थर्ड इसका, अगर थर्ड इसकी बात कर लेगा तो आपका दंत चिकित्सा में आपका अग्निरोधक यंत्रों में। चौथा पॉइंट है बच्चों, दीवारों को चिकना करने में। देखिए बच्चों, इसके आपके टोटल 4 उपयोग है। पहला है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा है मूर्ति खिलौने घर के सजावटी सामान में। तीसरा आपका दंत चिकित्सा में, अग्निरोधक यंत्रों में, दीवार को चिकना करने में। बच्चों यहाँ पे जो दंत चिकित्सा है इसमें क्या होता है बच्चों, कभी कभी होता है कि बचपन में ज्यादा मीठा खाने से हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और दांत धीरे धीरे सड़ के खराब होने लगता है और दांत टूट जाता है।
ठीक है बच्चों। तो उस दांत को भरने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी जगह पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल करते हैं। जो आपके दांत जहां से जितना टूटा रहता है उसी जगह पर उसको क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण लगाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है आपका, ठीक है बच्चों, आपका अगली टॉपिक है क्रिस्टलन या जल योजित लवण। अब देखो बच्चों ये क्या होते हैं, कुछ आपके डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे यौगिक भी उपस्थित हैं जिनको आप नॉर्मली देखोगे ना तो आपको ठोस अवस्था में दिखाई देते हैं, और उसमें हमको दिखाई नहीं देगा कि उसमें जल की मात्रा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिटकरी की बात कर लें, फिटकरी को नॉर्मली देखोगे तो आपको देख के नहीं लगेगा कि उसमें जल की मात्रा आपकी क्या है, उपस्थित है, लेकिन उसमें जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो ऐसे वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनको देखने पे लगे कि उसमें जल के अणु उपस्थित नहीं है परंतु वास्तव में उसमें जल के अणु उपस्थित हो, तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें क्रिस्टलन का गुण पाया जाता है, और इस प्रकार के लवण जो होते हैं उन्हें कहते हैं जल योजित लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे आपका फिटकरी हो गया, अभी हमने धावन सोडा के बारे में पढ़ा, Na2CO3 × 10 H2O के बारे में पढ़ा, वो भी आपका किसका एग्जांपल है बच्चों, वो भी आपका है जलयोजित लवण का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है, कुछ यौगिक जिनके क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, जिनके क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, परंतु इनमें कुछ जल के अणु उपस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलन कहते हैं। तथा इन यौगिकों को जल योजित लवण कहते हैं। जलयोजित लवण कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगर इस एग्जांपल की बात कर दे तो आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। इसके बाद आपका आ जाता है Na2CO3 × 10 H2O। ठीक है बच्चों। इसको दो एग्जांपल याद रखिए। पहला एग्जांपल है आपका फिटकरी, दूसरा एग्जांपल है बच्चों आपका धावन सोडा। ठीक है बच्चों। अम्ल और क्षार और आपका लवण आपका यहीं पे पूरी तरीके से समाप्त होता है बच्चों। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी जैसी भी लगे, आपको अच्छी लगे तो लाइक